ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। 14 सितंबर हिंदी दिवस। ये केवल राष्ट्रभाषा की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये उन तमाम रचनाकारों, लेखकों, कवियों को याद करने का दिन भी है जिन्होंने अपनी शब्द साधना से भाषा को प्राणवंत बनाए रखा और उसमें भावभीनी, रसपगी रचनाएं लिखीं जो अमर हैं। हमारे बहुविध संस्कृति वाले देश भारत में भाषा भी कई धाराओं को छूती और उसमें से कुछ अमृत बूंदें अपने में समाहित करती चलती है। यही बहुलपन भाषा को एकांगी नहीं रहने देता, बल्कि उसे और जीवंत, समाज के लिए उपयोगी बना देता है। यही भाषा हमारे विचारों की संवाहक बन जाती है, जिसे समृद्ध करते हैं लेखक, साहित्यकार। पीढ़ी दर पीढ़ी ये साधना जारी रहती है। इन्हीं साधकों में से एक हैं महादेवी वर्मा। नाम के अनुरूप अपनी काव्य साधना से मनुष्य की महानता, उसके भाव रूपों का चित्रण करने वाली महादेवी 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जहां स्वाधीनता की गर्जना करने वाली कविताएं रची जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर कोमल भावों वाली छायावादी काव्य रचनाएं भी लिखी जा रही थीं। महादेवी भी छायावाद के सशक्त कवियों में से एक मानी जाती हैं। उनका जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी मां धार्मिक विचारों वाली सुसंस्कृत महिला थीं, जिनका हिंदी और संस्कृत भाषा पर अच्छा अधिकार था। घर में उदारवादी वातावरण था। उनके दादा उन्हें परम विदुषी बनाना चाहते थे। सामाजिक संस्कारों के बंधन में उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही हो गया, लेकिन विवाह सफल नहीं रहा। बाद में महादेवी को इलाहाबाद के प्रसिद्ध क्रॉस्थवेट कॉलेज में पढ़ने भेजा गया। यहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियां पढ़ाई करती थीं। इससे उनके सांस्कृतिक एकता के विचारों को बल मिला। सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हॉस्टल में उनके साथ रहती थीं। महादेवी जी गुपचुप अपनी कॉपी में कविताएं लिखा करती थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान उम्र में उनसे बड़ी थीं और अपने काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थीं। एक दिन सुभद्रा जी ने महादेवी की कॉपी में लिखी कविताएं देख लीं। उन्होंने कॉलेज में सगर्व इसकी घोषणा कर दी कि हमारे बीच एक सुंदर कविताएं लिखने वाली भी है। अब दोनों मिलकर अपने लेखन पर आपस में चर्चाएं करती और लिखती। महादेवी जी ने बाद में अपने संस्मरण मेरे बचपन के दिन में लिखा, जब सारी लड़कियां खेल कूद में व्यस्त रहती थीं, तब शाम को मैं और सुभद्रा पेड़ की डाल पर बैठकर अपने विचार और भाव एक दूसरे को बताती और कविताएं रचने का प्रयास करती। सुभद्रा खड़ी बोली में लिखा करती थी। धीरे धीरे मैंने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। ऐसे में बात बात में हम रोज 1 या 2 कविताएं लिख लेते थे। हॉस्टल के बगीचे में वसंत को खिलता देख सुभद्रा जी ने जलियांवाला बाग पर ये मार्मिक रचना लिखी थी। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा
बना पड़ा है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। परिमल हीन परार दाग सा बना पड़ा है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले। लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले। सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ हीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। स्मृति में पूजा है तो यहाँ थोड़ी बिखराना। परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। सन 1916 में गांधी जी बनारस आए और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर विस्फोटक भाषण दिया। स्वाधीनता का बिगुल जैसे बज उठा हो। सारे देश के विद्यार्थियों में हलचल मच गई। महादेवी जी भी सुभद्रा के साथ इस आंदोलन में शामिल हो गईं। खादी के वस्त्र पहनने का उन्होंने प्रण ले लिया और आजीवन वो खादी ही पहनती रहीं। कविता के सुर बदलने लगे। दोनों सहेलियां विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी कविताएं भेजने लगीं। सन 1929 में महादेवी जी ने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। पूरा उत्तर प्रदेश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। इलाहाबाद इसका प्रमुख केंद्र बन चुका था। महादेवी जी ने अब शिक्षा को अपने मिशन के रूप में चुना और आसपास के गांव के स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। वैवाहिक जीवन की असफलता के बाद अब महादेवी जी ने अपनी सारी चेतना साहित्य की ओर मोड़ दी। छायावाद के रोमांटिक युग में उनकी कविताएं एक अलग भावभूमि लेकर छा गईं। कवि सम्मेलनों में उनकी मधुर वाणी और मन की व्यथा एकाकार हो एक नया रूप बनाती थी। उन्होंने लिखा, बाँच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी। खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी, आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है,
जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बुद्ध के जीवन और उनके विचारों का उन पर बहुत प्रभाव था। बुद्ध की ही तरह वे अपनी कविताओं में दुख से त्राण पाने का संकल्प लिए लिखती रहीं। उनकी कई कविताओं में बुद्ध सीधे उतर आते हैं, जैसे हिम शीतल अधरों से छूकर तप्त कणों की प्यास, बिखराती मंजुल मोती से बुद्ध में उल्लास। एक अन्य कविता में वे बुद्ध के जीवन के स्वप्नों को प्रतीक बनाती हुई लिखती हैं, प्रिय इन नयनों का अश्रु नीर, दुख से आविल सुख से पंकिल, बुद्ध से स्वप्नों से फेनिल, बहता है युग युग से अधीर, प्रिय इन नयनों का अश्रु नीर, प्रिय इन नयनों का अश्रु नीर। सरल शब्दों में अपने मनोभावों को पिरोकर उन्होंने असंख्य गीत लिखे, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है, बस चलना ही है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। मौसम बदलेंगे आएगी, धूल भरी धुंधली आंधी, मौसम बदलेंगे आएगी, धूल भरी धुंधली आंधी, रेत के टीले बन जाएंगे, धमकी बढ़ जाएगी खाई, आँखों में चुभते कंकड़ को, आँखों में चुभते कंकड़ को दूर फेंक कर है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है, बस चलना ही है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। महादेवी जी ने अपनी कई कविताओं में प्रकृति के अनूठे चित्र गढ़े हैं, जैसे फूलों का गीला सौरभ पी, बेसुध सा हो मंद समीर, भेद रहे हों नैश तिमिर को, मेघों के बूंदों के तीर। एक अन्य कविता में चातक की याचना का सुंदर विवेचन है। नव मेघों को रोता था जब चातक का बालक मन, इन आंखों में करुणा के घिर घिर आते थे सावन। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही खड़ी बोली में
हिंदी का विकास हुआ। इस तरह खड़ी बोली के विकास के 20-25 वर्षों में ही जिस हिंदी का रूप हमारे सामने आता है, उसके प्रणयन में महादेवी जी का योगदान अतुलनीय है। उनकी काव्य वेदना आध्यात्मिक है। इसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय निवेदन है। विश्व की संपूर्ण प्राकृतिक सुषमा और शोभा को वे एक अलौकिक चिर सुंदर की छाया मात्र के रूप में देखती हैं। मीरा सगुण रूप में परम पुरुष को देखती हैं, वहीं महादेवी जी उसकी आराधना निर्गुण रूप में करती हैं। अपने असंख्य शब्द चित्रों से जुगनुओं की उजियारी में उसे वर्णित करती हैं, वंदित करती हैं। किसी किसी कविता में उनका बचपन भी अंगड़ाई लेने लगता है। तितली से अपनी इस कविता में वे अपनी करुणा तितली पर उड़ेलती हुई कहती हैं, नेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आ तितली, बाहर जब पर होंगे गीले, धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली, नन्हे तुझको पकड़ पाएगा डिब्बी में रख ले जाएगा, फिर किताब में चिपकाएगा, मर जाएगी तब तू तितली, खिड़की में तू छिप जा तितली, खिड़की में तू छिप जा तितली। महादेवी जी ने एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। बाद में वे प्रयाग महिला विद्यापीठ से जुड़ी और जीवन के अंत तक प्राचार्य और फिर कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं देती रहीं। इस दौरान वे लगातार लिखती रहीं। उनका गद्य भी पद्य जैसा ही रोचक और ललित है। यात्रा संस्मरण, रेखाचित्र, ललित निबंध, सभी शैलियों में उनका लेखन अप्रतिम है। अपने रेखा चित्रों में वे अपने घर और आसपास के सभी संगी साथियों को ममत्व से देखती हैं, उन्हें याद करती हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनकी हुंकार उनके गीतों में देखी जा सकती है। जब ज्वाला से प्राण तपेंगे तभी मुक्ति के स्वप्न ढलेंगे, उनको छूकर मृत सांसें भी होंगी चिंगारी की माला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। एक अन्य गीत में वे तिरंगे के सम्मान में लिखती हैं, विजयनी तेरी पताका, तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ है, मुक्ति ही तेरी हमारे लक्ष्य का आलोक पथ है, आंधियों में कब मिटा तूने अमिट जो चित्र आंका, विजयनी तेरी पताका, विजयनी तेरी पताका। अपनी मातृभूमि को याद कर महादेवी जी ने लिखा, अनुरागमयी वरदानमयी भारत जननी भारत माता, मस्तक पर शोभित शतदल सा यह हिमगिरि है शोभा पाता, नीलम मोती की माला सा गंगा यमुना जल लहराता, वात्सल्यमयी तू स्नेहमयी सौंदर्यमयी श्रृंगारमयी, तू तपोमयी तू सिद्धमयी भारत जननी भारत माता। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे कई सम्मानों से अलंकृत महादेवी जी की शब्द यात्रा 11 सितंबर सन 1987 को थम गई। वे अनंत में विलीन हो गईं। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, उन्हें करूं क्या चढ़ा दियालो, चरणों की लेने दो धूल, जीवन अंजलि में मेरे
तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। ये वतन का सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड-19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ला, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय
संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का राग, ये वतन का राग। वतन